सो अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर स्केलर होता कुछ तो स्केलर का तो हम एडिशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब स्केलर में मान लीजिए हमें 2 दिया और 3 दिया तो हम इसका तो डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हम कर सकते हैं स्केलर का तो, पर अब हम पढ़ेंगे वेक्टर का कैसे करते हैं। तो वेक्टर का एडिशन होता है तो वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड आल्सो पोजेसेस डायरेक्शन सो दे कैन नॉट बी एडेड यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा। मतलब जैसे हमने स्केलर को तो ऐड कर दिया डायरेक्ट 2 + 3 = 5, इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आप ये जो डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं आप तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं, आपने डायरेक्शन पे तो ध्यान ही नहीं दिया। तो इसी वजह से वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम वेक्टर को अलजेब्रा के जो लॉज होते हैं मतलब a + b a - b डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ लॉ पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें कि पहला लॉ होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम पहला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। तो देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी 2 वेक्टर्स दिए हैं जिनको हमें ऐड करना है, जैसे कि p दिया है और q दिया है, तो इस तरीके से अगर हमें 2 वेक्टर दिए हैं p एंड q तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, हम इसका डायरेक्शन बिना चेंज करें। मतलब ऐसा नहीं कि अगर p इस डायरेक्शन में दिया तो हम इसे इस डायरेक्शन में कर दें, अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए तो हम इसको इसी तरीके से रखेंगे और इसको भी इसी तरीके से रखेंगे दोनों को। पर हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए अगर 2 वेक्टर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी 2 साइड ट्राइंगल की, तो जो 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस ट्राइंगल की 3rd साइड को। इतना याद रखिए, इफ़ 2 वेक्टर्स a एंड b represent the 2 side of the triangle, then the resultant of that 2 vectors represent the 3rd side of the triangle। और उसका जो 3rd साइड मतलब जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो भी 3rd साइड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अभी कैसे करेगा देखिए हम बताते हैं। देखिए अगर ये 2 वेक्टर दिए हैं तो हम इनका डायरेक्शन बिना चेंज करे क्या करेंगे, किसी भी एक वेक्टर को उठा के मतलब पहले वेक्टर की, देखिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की जो एंड पॉइंट है उसको मिला देंगे। जैसे हमने p को मिला दिया और q को मिला दिया, तो हम क्या करेंगे फिर दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनको हम ऐड कर देंगे। तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए हम किस तरीके से ऐड करेंगे, इसमें हमें 2 वेक्टर दिए हैं p एंड q, तो हम इसका डायरेक्शन बिना चेंज किए हम क्या करेंगे, किसी एक के हेड को किसी दूसरे की टेल से, किसी एक के हेड को दूसरे के टेल से हम क्या करेंगे अटैच कर देंगे। मतलब देखिए ये p वेक्टर है तो इसके हेड से हमने इस हेड से हम यहाँ पे q बना देंगे। तो किसी एक के हेड से हम किसी एक का टेल बना देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो किसी एक वेक्टर है उसके हमने हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को अटैच कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो एंड पॉइंट होगा हम उसको मीट कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर। तो और ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा p + q को। तो इस तरीके से हम इसे ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं जो कि किसी ट्राइंगल को की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट होगा वो 3rd साइड ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यही होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। लेट 2 वेक्टर्स a एंड b रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स OC एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए आपको ये एक ट्राइंगल मतलब आपको ये वेक्टर दिया गया है OC एंड AC, ये 2 वेक्टर्स हैं इस तरीके से। तो ये 2 वेक्टर्स हैं जिसमें मैंने एक की हेड को, मतलब ये इसका हेड है, तो हमने इसकी टेल को इसमें अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमने 2 वेक्टर्स को रखा है। तो इसमें क्या होगा, ऑफ द and the vector addition the resultant r is given by closing side AC taken in opposite order।
तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मीट कर देंगे। तो ये कहलाएगा इसका रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? ये कहलाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट। तो देखिए अगर हम इन ट्राइंगल ए बी सी देखें, और ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्योंकि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इसलिए हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे। तो हमने मान लिया ये अल्फ़ा एंगल पे और ये बीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे है। तो आप देखिए अगर आप ट्राइंगल ए बी सी कौन सा, ए बी सी, अगर आप इसमें कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे बी सी, बेस है यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो है ए सी। तो हमने बी सी अपॉन ए सी लिख दिया। अगर हमें बी सी की वैल्यू निकालना है तो बी सी क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा, और हम सभी जानते हैं ए सी क्या है, ए सी है वेक्टर बी, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा लगाएंगे इसी सेम में, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा। तो ए बी और ए सी फिर से यहाँ पे वी है, तो ए बी भी हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, और ए सी की वैल्यू सी बी की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। तो अब हमें इसमें सब कुछ मिल चुका है, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे और इक्वल करेंगे दोनों के, इन दोनों के स्क्वायर के को ऐड कर देंगे। तो देखिए ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देखिए ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए क्या है यहाँ पे आर है, तो आर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी क्या है, देखिए ओ सी है ए और ये है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा पूरा वेक्टर, कौन सा, ओ बी। तो यहाँ हमने रख दिया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ए बी, तो ए बी कितना है, वी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और बी साइन स्क्वायर थीटा का बी साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें इन दोनों में अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए हों और आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करना हो तो आप उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर का ट्राइंगल लॉ यूज़ करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मैंने कही थी कि ये तो आपको मैग्नीट्यूड देगा, बट आपको डायरेक्शन भी निकालना है, तो डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए ये अल्फ़ा का हम यूज़ करेंगे और हम इसमें tan अल्फ़ा फार्मूला लगा देंगे। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें बी साइन थीटा अल्फ़ा से देखेंगे, और इसमें बेस कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो इसका tan अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ आया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड को शो कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल किसका, पैरेललोग्राम का, और विथ सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये होता है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। तो देखते हैं अब इसकी डेरिवेशन। तो देखिए आपको एक वेक्टर दिया है ए, एक वेक्टर दिया है बी। तो हमने इस दोनों वेक्टरों को ज्वाइन कर लिया। तो हमने एक के हेड से दूसरे की टेल को अटैच कर दिया, और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हमने रिजल्टेंट को शो कर लिया। तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा इस तरीके से अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम की। और इसी तरीके से अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो अगर हम इसमें कॉस थीटा लगा दें ट्राइंगल
एस क्यू आर में। तो अब देखिए इसमें कॉस थीटा लगाएंगे तो एस आर अपॉन क्यू एस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एस आर हमें दिया है कितना, एस आर हमें निकालना है और हमें क्यू एस कितना दिया है, क्यू एस हमें बी दिया है। तो एस आर की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम सेम ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन बी। तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी बी साइन थीटा और इसकी मिल जाएगी बी कॉस थीटा। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम इसमें इसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे, इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे लगाया है, आर स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आर स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और डायरेक्शन हमें निकालना है तो हम फिर से यहाँ पे ये अल्फ़ा एंगल है तो हम इस अल्फ़ा एंगल को यूज़ करेंगे। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से इसका जो डायरेक्शन है tan अल्फ़ा से आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमें पैरेललोग्राम लॉ से डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई भी दो वेक्टर साइड बताते हैं पैरेललोग्राम की और जो उसका रिजल्टेंट होता है वो उसका डायगोनल बताता है पैरेललोग्राम का। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दो वेलोसिटीज़ हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। मतलब दो वेलोसिटीज़ हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है और उनका रिजल्टेंट कितना है 3/2 टाइम्स ऑफ दी आइदर वेलोसिटी। मतलब दो वेलोसिटी हैं v एंड v, क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने दोनों सेम लिए हैं v एंड v। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 3/2 है इनमें से किसी भी एक वेलोसिटी का। तो कोई भी एक ले लीजिए, दोनों इक्वल हैं। तो रिजल्टेंट ये दिया है और p और q की वैल्यू हमें ये दी है। तो हमसे एंगल पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने दोनों वेक्टर्स को x मान लिया और r की वैल्यू भी 3/2 x हो चुकी है। तो r निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। हमें थीटा निकालना है। तो देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 9/4 x स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को जब हम माइनस करेंगे तो ये सॉल्व होने पे 1/8 आएगा जो कि 0.125 हो गया। और हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 82 डिग्री 49 मिनट्स आ चुका है। तो हमें थीटा ही निकालना था। तो इस सिंपल तरीके से हमने थीटा निकाल लिया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। मतलब हमें दो फोर्सेस दिए हुए हैं और हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक फोर्स है जो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है और एक जो फोर्स है वो लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, और एक का ये है 6 और ये है 8 न्यूटन। तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए हमने इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया है और जो रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर है वो बीटा एंगल से है ना, ईस्ट मतलब या फिर कहते हैं अपन एक्स एक्सिस से हमने जो माना है इसको ये बीटा माना है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, तो देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक ईस्ट डायरेक्शन में और एक नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ कुछ इस तरीके से ऊपर बनेगा और ईस्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो एंगल आ जाएगा ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो हमें p की वैल्यू 1 की रख दी हमने, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 × 6 × 8 और कॉस 90 क्यों, क्योंकि दोनों के जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए 36 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर तो ये आ गया 100 का स्क्वायर और ये आ गया पूरा 10। तो इसका जो रिजल्टेंट की वैल्यू है आर की वैल्यू है वो हो जाएगी 10। अब हमें डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो हम इसमें बीटा एंगल का यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर ये 8 न्यूटन इस तरफ लग रहा है तो अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरफ भी 8 न्यूटन बन सकता है। तो अगर हम इसमें वो लगाएँ tan थीटा लगाएँ tan बीटा तो क्या आ जाएगा 8
क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/6 कितना हो जाएगा 1.33। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री 8 मिनट्स। तो ये हमें डायरेक्शन भी मिल चुका है और हमें रिजल्टेंट भी मिल चुका है। तो क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे डन। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस हैं तो दोनों इक्वल हैं और जो कि राइट एंगल पे हैं। तो हमें थीटा कितना दिया है 90 डिग्री और उसका रिजल्टेंट हमें कितना दिया है 1414, हमें रिजल्टेंट दिया है 1414। तो हमसे पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मतलब हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए हमने दोनों फोर्सेस को x मान लिया और थीटा हमें 90 दिया है, r हमें 1414 डाइन दिया हुआ है। तो देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, p की जगह पे x², q की जगह पे x² और पी क्यू की जगह x। cos 90 ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो चुकी है। तो ये x² कितना हो जाएगा 2x² और अंडर रूट, तो √2x आ जाएगा, तो √2x आ चुका है। और इक्वल टू कितना है 1414 और √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अगर हम यहाँ पे √2 की जगह पे ये रख देंगे 1.414, तो ये सॉल्व होने पे x बराबर कितना आ जाएगा 1000। तो p और q दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 डाइन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स p एंड q इज गिवन बाय अ स्क्वायर इज इक्वल टू द p² प्लस q², देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन p एंड q। मतलब किसी भी दो वेक्टर रिजल्टेंट है वो हमें दिया गया है p² प्लस q², मतलब हमें r² दिया हुआ है। बेसिकली हमें r² दिया गया है किसी भी दो वेक्टर से p एंड q और हमें उसका रिजल्टेंट दिया गया है p² प्लस q²। तो हमसे पूछा गया है कि उसका एंगल क्या होगा। तो देखिए अगर हम r² फार्मूला लगाएं जो हमें पता है p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, तो देखिए r² और r² की वैल्यू क्या है p² प्लस q², तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि r² की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है p² प्लस q²। तो ये क्या आ जाएगा 2pq cos थीटा हमें आ जाएगा 0, 2pq cos थीटा हमारे लिए 0 आ जाएगा। तो इससे हमें cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमसे एंगल पूछा गया था कि कितना एंगल होगा, तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए तो इसमें r² p² प्लस 2q² प्लस 2pq cos थीटा है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि r² बराबर p² प्लस q² है। तो अगर हमने वैल्यू रख दी दोनों तरफ तो p² q² दोनों कैंसिल हो चुके हैं और 2pq cos थीटा बराबर आ गया है 0। सो cos थीटा बराबर आ गया है 0 और थीटा बराबर आ गया है 90 डिग्री, जो कि आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रूव डैट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब हमें एंगल दिया है, हमें थीटा की वैल्यू दी गई है 120 डिग्री, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू द आइदर ऑफ देम। मतलब दो इक्वल वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों वेक्टर हैं, जैसे दो वेक्टर हैं p एंड p, मतलब दो वेक्टर हैं p एंड q दो वेक्टर हैं जिनकी वैल्यू सेम है। कोई दो वेक्टर हैं p एंड q जिसकी वैल्यू मान लीजिए सेम है x, और उनके बीच का जो थीटा एंगल है वो हमें दिया है 120 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो उनमें से कोई एक वेक्टर मतलब x के इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर x के इक्वल हैं। तो देखिए हमने फार्मूला लगा दिया r p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा एंड थीटा की जगह हमने 120 रख दिया, ये मैंने रेडियन में रखा है, तो ये हमने cos 120 रख दिया। तो देखिए इसमें p और q की वैल्यू मैंने दोनों की वैल्यू p मान ली है। तो देखिए p² प्लस p² 2p² cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ होती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे -½ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक अकेला p² बचेगा, तो p² √p², तो एक क्या आ जाएगा p की वैल्यू p आ जाएगा। तो इसमें देखिए यही पूछा गया था देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर ऑफ देम, उन्हीं दोनों में से कोई एक की जो मैग्नीट्यूड होगा वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट देखिए p के इक्वल आ चुका है, जो कि पहले से हमें एक वेक्टर दिया हुआ था।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज आर अननोन। हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी गई है दोनों फोर्सेज की, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दी गई थी। द रिजल्टेंट फोर्सेज ऑन अ बॉडी में लाई बिटवीन विच लिमिट्स। तो देखिए 2 फोर्सेस दिए हमें, एक 10 न्यूटन दिया हुआ है और एक हमें 6 न्यूटन दिया हुआ है, और हमें इनके डायरेक्शन नहीं पता है। तो इसमें ये पूछा गया कि रिजल्टेंट फोर्स जो भी लगेगा वो किस लिमिट्स के बीच में लगेगा। तो देखिए अगर ये दोनों से कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा तो वो इन्हीं दोनों फोर्सेस के मैक्सिमम या मिनिमम के बीच का जो फोर्स होगा वही तो लगेगा। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब ये दोनों कितना मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, और ये दोनों मिनिमम कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, इन दोनों के बीच में ही तो कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इनके बीच में, इस बॉडी पे। तो हमें बस ये मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स ही निकालना है। सो देखिए हमने इसमें थीटा एंगल मान लिया कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 कॉस 0। कॉस 0 क्यों? क्योंकि देखिए हमें कॉस थीटा से मतलब है यहाँ पे। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होती है? कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। तो कॉस थीटा की माइनस वैल्यू कब होगी? देखिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज -1 वाइल द मैक्सिमम वैल्यू इज +1। तो एक में हम लेंगे cos 180 और एक में हम लेंगे cos 180 और एक में हम लेंगे cos 0, क्योंकि cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1। तो ये हो गया मिनिमम के लिए, और cos 0 होता है 1। cos 0 1 मतलब मैक्सिमम के लिए। तो हमने एक जगह -1 रखेंगे, एक जगह +1 रखेंगे, और सॉल्व करने पे एक आती है 4, एक आती है 16। तो ये मिनिमम फोर्स है, मतलब 10 और 6 मिलके मिनिमम कोई फोर्स जो अप्लाई हो सकता है वो है 4 न्यूटन, और ये जो मैक्सिमम है वो है 16 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स इन्हीं दोनों के बीच में से कोई फोर्स होगा जो बॉडी पे अप्लाई होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल